हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। तो इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट स्टेट्स के जो अकाउंट ऑफिसर, ऑडिट इंस्पेक्टर, अकाउंटेंट या जो ईपीएफओ के एग्जाम हुए हैं उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चंस का डिटेल सोल्यूशन इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं। 2023 में, 24 में, 25 में जो क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं, स्टूडेंट्स ने ही वो क्वेश्चन पेपर भेजे हैं, तो उन्हीं का सोल्यूशन मैं इस सीरीज में करा रही हूँ। एंड इस सीरीज में आज मेरा 20वां लेक्चर वीडियो है, 19 लेक्चर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। राइट, तो जरूर इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखिएगा। चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मैच कराना है। यहाँ पे लिस्ट 1 है एंड लिस्ट 2 के आइटम्स को मैच कराना है। दीज आर द मॉडल्स ऑफ एचआरए, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के मॉडल है। एंड ये मॉडल किसने दिए हुए हैं, ठीक है। ये लिस्ट 1 में दिए गए हैं मॉडल्स के नाम एंड लिस्ट 2 में दिए गए हैं जिसने ये मॉडल दिया है। तो आपको ये मैच कराना है। दिस मॉडल वॉज डेवलप्ड बाई दीज एक्सपर्ट्स, ये एक्सपर्ट्स है जिन्होंने मॉडल दिया है, तो आपको इसमें मैच कराना है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है किस टॉपिक से है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में टॉपिक आता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, तो उस इस टॉपिक से क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे। अच्छा एक बात है, मैं क्या तरीका यूज करती हूँ आई होप आपको पता होगा। जो पिछले लेक्चर वीडियो अगर आपने मेरे देखे हैं तो देखिए, मेरा पर्पस होता है आंसर बताना नहीं, मेरा पर्पस है इस क्वेश्चन के थ्रू ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है एचआरए का, कोशिश करूं कि पूरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा फिर से एक बार रिवाइज करा दूं आपको। ठीक है, ये पर्पस है। तो देखिए, ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे व्हेन यू हैव आइडिया अबाउट एचआरए। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या होती है ये आपको पता होगा। एंड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के जो डिफरेंट मॉडल्स दिए गए हैं, कुछ 5 मॉडल हैं, वो अगर आइडिया होगा तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। बट अगर आइडिया नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं हूं बताने के लिए। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर खुद ही आप मैच करा लेंगे कि कौन किसके साथ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है क्या। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ह्यूमन रिसोर्स तो समझ रहे हैं ना। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। रिसोर्सेज मतलब संसाधन जिनसे ऑर्गेनाइजेशन रन करता है। ठीक है, रॉ मटेरियल हुआ, मशीनरी वगैरह हुआ, वो सब रिसोर्सेज हैं। ठीक है, कैपिटल है वो भी रिसोर्स है। और मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे हिसाब से जो रिसोर्स है दैट इज ह्यूमन रिसोर्स। एम्प्लॉय के बिना, वर्कर्स के बिना क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन चल सकती है? नहीं चल सकती है। ठीक है, तो इसी ये जो ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है, तो एचआरए क्या है? ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। यानी एचआरए वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, मेजर किया जाता है एंड रिपोर्ट द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। जो इंप्लॉइज हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी जो वैल्यू है, इसको आइडेंटिफाई करना, मेजर करना एंड रिपोर्ट करने का जो प्रोसेस है, इसी को ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है, इट ट्रीट्स एम्प्लॉय एज वैल्यूएबल ऑर्गेनाइजेशन एसेट। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग ये मानता है कि जो एम्प्लॉय है ये वैल्यूएबल एसेट है। ये अकाउंटिंग ही नहीं है, इसीलिए एक सेपरेट सोचिए सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एचआरएम जो आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं मैनेजमेंट में, ह्यूमन रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का एसेट होता है। ठीक है, तो बस ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के थ्रू ये कोशिश की जाती है टू क्वांटिफाई देयर इकोनॉमिक वैल्यू। यानी ये जो ह्यूमन रिसोर्स है इनकी इकोनॉमिक वैल्यू को क्वांटिफाई, कुछ नंबर के टर्म में कुछ क्वांटिफाई किया जा सके। ठीक है, तो इसकी कोशिश की जाती है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या है? ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग वो प्रोसेस है जिसके थ्रू ह्यूमन रिसोर्स जो होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं, उनकी वैल्यू निकालने की कोशिश की जाती है। उनकी वैल्यू को आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिपोर्ट करना, ये कोशिश की जाती है। दैट इज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। अब ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में जो मॉडल्स दिए गए हैं इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है कॉस्ट बेस्ड मॉडल, एक है वैल्यू बेस्ड मॉडल। ठीक है, कॉस्ट बेस्ड मॉडल में 2 मॉडल हैं। ठीक है, कॉस्ट बेस्ड मॉडल जो है इसमें 2 मेथड है। पहला है हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, दूसरा है रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड क्या कहता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड कहता है कि एम्प्लॉय को वैल्यू किया जाता है। देखिए, नाम क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी हिस्ट्री, यानी पास में, यानी एम्प्लॉय की वैल्यू निकाली जाती है एट द एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड इन रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, हायरिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग देम। यानी एम्प्लॉय की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे कि उस एम्प्लॉय पे कितना खर्चा किया गया है, एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड कितनी हुई है उस एम्प्लॉय पे, उसके रिक्रूटमेंट में, सिलेक्शन में, हायरिंग में, ट्रेनिंग में, डेवलपमेंट में। तो उससे उस एम्प्लॉय की वैल्यू निकाली जाती है। तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कहता है। ठीक है, दूसरा हमें 5 पढ़ने हैं। ठीक है, रिप्लेसमेंट, अगला जो कॉस्ट बेस्ड मॉडल है, दूसरा है रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। ठीक है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड ये किसने दिया था? ये दिया था वेने
सीओ, ठीक है, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने क्या कहा था, देखिए नाम क्या है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। रिप्लेसमेंट नाम से ही अब यहाँ पे चीज समझ में आ रही है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड यानी ये वो मेथड है जहां पे इंप्लॉय को कैसे वैल्यू किया जा रहा है, एट द करेंट कॉस्ट रिक्वायर्ड टू रिप्लेस देम। अगर इंप्लॉय को रिप्लेस करना हो तो कितना खर्चा आएगा, करंट कॉस्ट कितनी लगेगी टू रिप्लेस देम विद अनदर एम्प्लॉय। अगर इस एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय से रिप्लेस करना है तो कितना खर्चा आएगा। अगर जितना इसका एक्सपीरियंस है, जितनी इसकी क्वालिफिकेशन है, इतनी ही क्वालिफिकेशन है एक्सपीरियंस वाले दूसरे एम्प्लॉय से इसको अगर रिप्लेस करना है तो कितना खर्चा आएगा। तो दैट इज तो कितना खर्चा आएगा, इसके बेसिस पे एम्प्लॉय की वैल्यू निकाली जाती है इस मेथड में, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड में। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड किसने दिया था, वेने कैसियो ने दिया था। ठीक है, अब जरा देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन क्या है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड किसने दिया था, ये वेने कैसियो, यानी डी तो 4 से मैच हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा मैंने बताया था ना वैल्यू बेस्ड मॉडल, एक था कॉस्ट बेस्ड मॉडल और दूसरा है वैल्यू बेस्ड मॉडल। वैल्यू बेस्ड मॉडल क्या कहता है, वैल्यू बेस्ड मॉडल कहता है कि इंप्लॉय की वैल्यू को मेजर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू दे जनरेट। एक इंप्लॉय कितनी इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट करता है उसके बेसिस पे उसकी वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, इसमें 3 मॉडल है। पहला क्या है, पहला है लेव एंड स्वार्ट्स मॉडल, जिसका एक दूसरा नाम भी है, एक्चुअली इन्होंने ही ये मॉडल दिया था। इट इज डेवलप्ड बाय लेव एंड स्वार्ट्स ने मॉडल दिया था 1971 में। इस मॉडल का नाम क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग मॉडल। इस मॉडल का नाम क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग मॉडल। तो बेसिकली इनके नाम से ही इनका काम समझ में आ रहा है, यानी ये वो मॉडल है जहां पे वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय किस पे बेस्ड होती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग, यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ देयर फ्यूचर अर्निंग अंटिल रिटायरमेंट। यानी इंप्लॉय जब तक रिटायर नहीं हो जाता तो उसकी फ्यूचर में कितनी अर्निंग होगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे एम्प्लॉय की वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग किसने दिया था, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग ये किसने दिया था, लेव एंड स्वार्ट्स ने। तो ए मैच हो गया 1 से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला जो मॉडल है दैट इज यही वैल्यू बेस्ड मॉडल में ही, वैल्यू बेस्ड मॉडल में ही अगला क्या है, फ्लैमहोल्ट्ज मॉडल। ठीक है, इसका ये एक्चुअली इन्होंने ही दिया था, एरिक जी फ्लैमहोल्ट्ज ने दिया था। ठीक है, इस मॉडल का नाम क्या है, एक्सपेक्टेड रिलायजेबल वैल्यू मॉडल। एक्सपेक्टेड रिलायजेबल वैल्यू मॉडल, इसमें ये मॉडल क्या कहता है कि इंप्लॉय की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, एक्सपेक्टेड सर्विस ही और शी विल प्रोवाइड इन द फ्यूचर। नाम क्या है, एक्सपेक्टेड रिलायजेबल वैल्यू मॉडल, यानी कितना एक्सपेक्ट है कि हम इससे कितनी सर्विस फ्यूचर में ले पाएंगे उसके बेसिस पे एम्प्लॉय की वैल्यू निकाली जाती है। ये किसने दिया था, फ्लेमहोल्ट्ज ने दिया था। तो देखिए एक्सपेक्टेड रिलायजेबल वैल्यू मॉडल किसने दिया था, फ्लेमहोल्ट्ज ने दिया था, यानी बी मैच हो गया 2 से, यानी हमें पता चल गया सी तो 3 पे ही जाएगा। ठीक है, तो क्या है 1 2 3 4 ऑप्शन है, यानी 1 2 3 4 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, बट अभी एक मॉडल और बच रहा है वो भी देख लेते हैं। आखिरी जो मॉडल है दैट इज रॉजर हरमेंसन मॉडल। ठीक है, इस मॉडल का अगला नाम क्या है, अनपरचेज गुडविल मॉडल। एक्चुअली ये तो इन्होंने दिया था तो इसके नाम पे ये मॉडल का नाम हो गया है। तो दिस मॉडल इज डेवलप्ड बाय रॉजर एच हरमेंसन ने ये मॉडल दिया था। इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स की जो वैल्यू है किस पे डिपेंड करती है कि वो एम्प्लॉय कितना गुडविल जनरेट करता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना गुडविल जनरेट करता है उसके बेसिस पे उसका वैल्यूएशन होगा, वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स होगी। तो इसीलिए है अनपरचेज गुडविल मॉडल, यानी गुडविल जनरेटेड बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कितना गुडविल जनरेट करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो उसके बेसिस पे उसका वैल्यूएशन होगा। तो ये क्या है, रॉजर हरमिनसन मॉडल। ठीक, तो आप समझ गए होंगे, तो ऐसे ही मैच कराएंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग किसने दिया था, लेव स्वार्ट्स मॉडल है। एक्सपेक्टेड रिलायजेबल वैल्यू फ्लेमहोल्ट्ज है। अनपरचेज गुडविल रॉजर हरमेंसन है। रिप्लेस कॉस्ट वेने कैसियो है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैच कराएंगे और ये 5 मॉडल होते हैं। क्या क्या, कॉस्ट बेस्ड मॉडल और वैल्यू बेस्ड मॉडल। ये आपका कॉस्ट बेस्ड मॉडल है, ये तीनों वैल्यू बेस्ड मॉडल है। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में ये चीजें पढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये 4 3 2 1 नहीं है, 1 2, ये 1 2 3 4 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक टॉपिक पढ़ते हैं ना, सीवीपी एनालिसिस। मैंने अपने चैनल पे डिटेल में सीवीपी एनालिसिस पढ़ाया है, आप रेफर कर सकते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट, बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए हैं। तो वहां से क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्साइड बैटरी इज करेंटली मेंटेनिंग अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% ऑफ सेल्स। ठीक है, एंड इज मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 का प्रॉफिट कमा रही है। हाउ मच इज द करंट फिक्स्ड कॉस्ट इन दिस बिजनेस। ठीक है, ये क्वेश्चन है।
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है, एमओएस कितना है, दिस इज 40% ऑफ सेल्स, ठीक है। और क्या कह रहा है कि कंपनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इतना है और कंपनी प्रॉफिट कितना कमा रही है, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है 50,000। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है फिक्स कॉस्ट ऑफ द बिजनेस, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक टॉपिक है सीवीपी एनालिसिस, डिटेल में पढ़ाया है। सीवीपी एनालिसिस के अंडर में ही आता है ब्रेक इवन एनालिसिस, ठीक है, तो वहां से ये क्वेश्चन है, ठीक। मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो आप जानते हैं क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है यानी कितने मार्जिन से कंपनी सेफ पोजीशन पे है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट, सेल्स माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट जो है दिस इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक। तो इस क्वेश्चन को करना शुरू करें। तो सबसे पहले जरा ये देख लेते हैं क्वेश्चन में दिया क्या क्या है और हमसे क्या पूछा गया है, ठीक। देखिए दिया गया है मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया गया है 40% ऑफ सेल्स, ठीक है। प्रॉफिट दिया गया है 50,000, पूछा क्या गया है, फिक्स कॉस्ट पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट की जहां पे बात आ जाए तो हम जानते हैं वहां पे आ जाएगा क्या चीज, इसके बारे में, इसके बिना तो कोई क्वेश्चन कह लीजिए सीवीपी एनालिसिस के जनरली क्वेश्चन इसके बिना तो सॉल्व ही नहीं होते, कंट्रीब्यूशन की बिना बात किए हुए, ठीक है। तो देखिए कंट्रीब्यूशन का एक्चुअली एक फॉर्मूला है, कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इसलिए मैंने ये टर्म लिखा। देखिए फिक्स कॉस्ट पूछी जा रही है, प्रॉफिट दिया है, तो बेसिकली कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। तो एक ये फॉर्मूला बहुत काम का है कि कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट पता है, नहीं। प्रॉफिट पता है, हाँ पता है, ठीक है। तो हम ये निकाल सकते हैं अगर हमें कंट्रीब्यूशन पता चल जाए, ठीक है। अब देखते हैं कंट्रीब्यूशन कैसे पता चलेगा, ठीक है। अब और क्या इंफॉर्मेशन दी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक फॉर्मूला है जो बहुत काम का है, जो यहाँ पे यूज होगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया गया है क्वेश्चन में और प्रॉफिट दिया गया है, तो ये जो फॉर्मूला है ना ये बहुत काम का है, यहाँ ये हमारे काम आएगा। फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एमओएस मल्टीप्लाइड बाई पीवी रेशियो। प्रॉफिट दिया है हाँ 50,000, एमओएस दिया है 40% ऑफ सेल्स। अच्छा ये क्वेश्चन बढ़िया है, इसमें एक्चुअली अब दिखाती हूँ। देखिए प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एमओएस, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का। देखिए प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एमओएस मल्टीप्लाइड बाई पीवी रेशियो, ठीक है। इसमें कई फॉर्मूले यूज होंगे। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एमओएस मल्टीप्लाइड बाई पीवी रेशियो। प्रॉफिट दिया है, बताइए प्रॉफिट दिया है हाँ 50,000, एमओएस दिया है हाँ दैट इज 40% ऑफ सेल्स, ठीक है। सेल्स को मैं ऐसे लिख रही हूँ, मल्टीप्लाइड बाई ये है पीवी रेशियो। पीवी रेशियो क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया है, लेकिन हम पीवी रेशियो का फॉर्मूला जानते हैं। पीवी रेशियो होता है सी बाई एस, पीवी रेशियो है सी बाई एस, सी मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन, एस मतलब सेल्स, तो पीवी रेशियो है सी बाई एस, ठीक है। और ये एस एस कट गया, ठीक है, तो ये आ गया 40% मतलब 40/100 मल्टीप्लाइड बाई सी, इधर क्या हो गया 50,000। तो इस तरीके से होगा, यहां से निकलेगा सी, ठीक है, यहां से निकालेंगे आप सी, उसको उठा के पुट करेंगे यहां पे और यहां से आ जाएगा फिक्स कॉस्ट। ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, समझ में आया। ये फॉर्मूला बहुत काम का है। कुल 3 फॉर्मूले यहाँ पे यूज हुए। सबसे पहले तो प्रॉफिट एक बार स्क्रीन को मैं क्लियर करती हूँ, इसमें 3 फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहला फॉर्मूला यूज हुआ प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है, पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है सी बाई एस, सी मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन, एस मतलब सेल्स, ठीक है। ये देखिए प्रॉफिट 50,000, ये 40% ऑफ सेल्स, ये पीवी रेशियो। पीवी रेशियो क्या होता है, सी बाई एस, ये देखिए पीवी रेशियो क्या होता है, सी बाई एस होता है, ठीक। तो यहां से आप कैलकुलेट करेंगे, सारी चीजें पुट करेंगे, यू विल गेट 1,25,000, आपका कंट्रीब्यूशन निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये बताया था ना, यहां से ये जो 50,000 40% और यहाँ सी है, ठीक है। यहां से आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो आपका सी निकल के कितना आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन दैट इज 1,25,000। अब जब यहाँ पे प्रॉफिट है, फिक्स कॉस्ट है और कंट्रीब्यूशन है, तो अब ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट दिया है, कंट्रीब्यूशन दिया है, अब फिक्स कॉस्ट निकाल लीजिए। प्रॉफिट कितना है 50,000, कंट्रीब्यूशन कितना है 1,25,000, फिक्स कॉस्ट कितना है वो तो निकालेंगे ना, तो निकाला तो आ गया 75,000, ठीक है। तो मैं आपको तरीका बता रही हूँ किस तरीके से होगा, कैलकुलेशन आपको खुद करना है और कैलकुलेशन मैंने आपके लिए यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से होगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी जाए ना, उनको यूज करते हुए कुछ हमें कनेक्ट करना होता है। जैसे इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो देखिए प्रॉफिट दिया है, फिक्स कॉस्ट पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट है और फिक्स कॉस्ट वो किया गया है।
तो यानी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है, फिक्स कॉस्ट निकालनी है, प्रॉफिट दिया है, तो यानी अगर किस तरह से कंट्रीब्यूशन निकल जाए तो हो जाएगा काम। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉफिट दिया है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है, तो यानी ये वाला फॉर्मूला बहुत काम का है। ठीक है, अब पर यहाँ पे पीवी रेशियो है, तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला जो हम जानते हैं सी बाई एस होता है। सी मतलब कंट्रीब्यूशन, एस बाई एस मतलब सेल्स। तो ये सब उठा के पुट करेंगे, 4 फॉर्मूले इस क्वेश्चन में लगेंगे तो हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये जो है ये भी सीवीपी एनालिसिस से है। सीवीपी एनालिसिस जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, वहां से ये क्वेश्चन है, पर ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। एमईएम मैन्युफैक्चर्स 2 प्रोडक्ट, एक कंपनी है वो 2 प्रोडक्ट बना रही है। ठीक है, प्रोडक्ट एक्स हैज अ कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ 26 रुपीज एंड रिक्वायर 4 आवर ऑफ मशीन टाइम। एक प्रोडक्ट एक्स है, ठीक है, एक प्रोडक्ट एक्स है, ये इसका जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो कितना है, 26 रुपए। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है, 26 रुपए, और इसको कितना समय लग रहा है, 4 आवर ऑफ मशीन टाइम ये ले रही है। दूसरा प्रोडक्ट है वाई, इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 14 रुपए एंड ये मशीन टाइम कितना ले रही है, 2 आवर ऑफ मशीन टाइम ले रही है। एज्यूम करना है मशीन टाइम लिमिटेड है, एज्यूम करना है जो मशीन का टाइम है ना, मशीन लिमिटेड है, मशीन का टाइम भी लिमिटेड है। 3000 आवर जो है ये मशीन टाइम है, दैट इज लिमिटेड। तो आपको बताना है हाउ शुड इट एलोकेट द मशीन टाइम। तो सवाल ये है कि जो मशीन टाइम 3000 का जो लिमिटेड है, ठीक है, मशीन जो है कुछ लिमिटेड घंटे ही चलेगी, तो मशीन टाइम जो लिमिटेड है इसको कंपनी किस तरीके से एलोकेट करे ताकि उसका इनकम क्या हो, मैक्सिमम हो। दिस इज द क्वेश्चन। यानी इस 3000 घंटे को प्रोडक्ट एक्स और वाई को बनाने में, इस 3000 घंटे को किस तरीके से इन दोनों मशीन पे, इन दोनों प्रोडक्ट पे यूज करें। इस मशीन के 3000 घंटे इन दोनों प्रोडक्ट पे किस तरीके से यूज करें ताकि जो मशीन, ताकि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट आता है कंट्रीब्यूशन में, लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, लिमिटिंग फैक्टर यानी वो फैक्टर जो लिमिटेड है, ठीक है, जो उतना ही मिल रहा है, उससे ज्यादा नहीं मिल रहा है, तो वहां से ये कॉन्सेप्ट है, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये देखने में लग रहा है कि इतनी बड़ी लैंग्वेज में इतना सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। देखिए, व्हेन अ रिसोर्स या मशीन टाइम इज लिमिटेड, जब कोई भी रिसोर्स या इस क्वेश्चन में मशीन टाइम अगर लिमिटेड है तो उस केस में क्या करती है कंपनी, प्रायोरिटाइज द प्रोडक्ट विद हायर कॉन्ट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग आर। जब मशीन टाइम या कोई भी फैक्टर अगर लिमिटेड है तो उस केस में कंपनी क्या करती है, उस केस में कंपनी उस प्रोडक्ट को, ठीक है, एक्स और वाई 2 प्रोडक्ट है, तो कंपनी उस प्रोडक्ट को प्रायोरिटी पे रखती है जहां पे क्या हो, हायर कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग आर हो। ठीक है, ये खास बात है, हायर कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग आर हो, तब जिस भी प्रोडक्ट का एक्स एंड वाई दोनों का निकाला जाएगा कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकाला जाएगा, इसका भी कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकालेंगे, और इन दोनों में से जिसका कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर ज्यादा आएगा उस प्रोडक्ट को कंपनी प्रायोरिटी पे रखेगी। ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक होता है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम क्या करें, दोनों प्रोडक्ट का निकालें, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर निकालें। तो स्टेप 1 क्या है, कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर। स्टेप 1 क्या होगा, कैलकुलेट करिए कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर। ठीक है, प्रोडक्ट एक्स जो है उसका निकाले कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर। तो प्रोडक्ट एक्स में क्या है 26, ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है 26 रुपए, और मशीन टाइम कितना चाहिए, 4 घंटे चाहिए, तो कंट्रीब्यूशन पर मशीन टाइम कितना होगा 26 डिवाइड बाय 4 यानी 6.5। ठीक, प्रोडक्ट वाई की बात करते हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है 14, कितना मशीन टाइम चाहिए 2, तो प्रोडक्ट वाई की बात करें, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 14, मशीन टाइम चाहिए 2, दोनों को डिवाइड करो 7 रुपीज, यानी कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर हमने एक्स और वाई दोनों प्रोडक्ट का निकाल लिया। एक्स का कितना है 6.5, वाई का कितना है 7। तो अब हम जानते हैं लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक कहता है कंपनी उस प्रोडक्ट को प्रायोरिटी देती है जिसका कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो यानी तो प्रायोरिटी देती है, इसका मतलब क्या है कि जो मशीन आर है, ये जो 3 घंटा लिमिटिंग मशीन आर है, ये किस पे एलोकेट किया जाएगा, वो प्रोडक्ट जिसका कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग आर ज्यादा है। ठीक है, तो सिंस प्रोडक्ट वाई अर्न अ हायर कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर, इसलिए ऑल द अवेलेबल मशीन आर, जितना भी अवेलेबल मशीन आर है, ये कहां पे एलोकेट किया जाएगा, प्रोडक्ट वाई पे। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन देखे दिए हैं, मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। 4 ऑप्शन दिए, पहला क्या है, यूज 1500 आर टू प्रोडक्ट एक्स एंड 1500 आर टू प्रोडक्ट वाई।
क्या बराबर बराबर डिवाइड करेंगे? नहीं। अगर कंट्रीब्यूशन बराबर आता, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग आवर बराबर आता तब बराबर डिवाइड करते, बराबर नहीं आया तो ये तो होगा नहीं। अगला क्या है? 2250 आर टू प्रोडक्ट एक्स एंड इतना टू प्रोडक्ट वाई, ऐसा होगा? नहीं। प्रोडक्ट एक्स का तो कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग आवर कम आया है ना, तो इस पे तो ज्यादा दिया ही नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अगला क्या है? यूज 3000 आर टू प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट एक्स को देंगे ज्यादा? नहीं, ये तो इसका तो कम आया है ना, इसे नहीं देंगे। पूरा 3000 प्रोडक्ट वाई को दे देंगे, तो इनमें से तो यही सही है कि पूरा 3000 घंटे जो है प्रोडक्ट वाई को दे देंगे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए लिखा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर जो है मशीन आर भी हो सकता है, लेबर आर भी हो सकता है, रॉ मटेरियल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर निकाला जाता है। ठीक है, और जिसका हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर होता है उसको प्रायोरिटी दी जाती है। इस क्वेश्चन में मशीन आर की बात हुई है, बाकी लेबर आर भी हो सकता है, रॉ मटेरियल भी हो सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपको एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला पता है देन यू कैन वेरी इजीली सॉल्व द क्वेश्चन। लेकिन मैं इसके साथ ही आपको कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी बताऊंगी इस क्वेश्चन में, तो जरूर अंत तक देखिएगा। देखिए, इफ द स्टैंडर्ड आर इज 24,000, एक सिचुएशन दी है कि अगर स्टैंडर्ड आर 24,000 है, एक्चुअल आर 22,000 है, बजटेड आर 22,800 है, तो आपको पता करना है एफिशिएंसी रेशियो। ठीक है, ये तीन चीजें दी गई हैं, तो आपको एफिशिएंसी रेशियो पता करना है। देखिए, इफिशियंसी क्या होती है? इफिशियंसी से बेसिकली पता चलता है कि कितनी इफिशिएंटली या कितने अच्छे से चीजें यूज की जा रही हैं। ठीक है, दैट इज इफिशियंसी। तो इफिशियंसी बेसिकली मेजर करता है हाउ इफिशिएंटली एक्चुअल आर हैज बीन यूटिलाइज, जो एक्चुअल आर है उसको कितनी इफिशिएंटली यूटिलाइज किया गया है। ठीक है, एक्चुअल आर जो है उसे कितनी इफिशिएंटली यूटिलाइज किया जा रहा है कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड आर। ठीक है, जो एक्चुअल आर है उसको कितने अच्छे से यूटिलाइज किया जा रहा है एज कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड आर, ये बेसिकली इफिशिएंसी रेशियो से पता चलता है। ठीक, तो इफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। इफिशिएंसी रेशियो क्या होता है? स्टैंडर्ड आर डिवाइडेड बाय एक्चुअल आर मल्टीप्लाइड बाय 100। स्टैंडर्ड आर डिवाइडेड बाय एक्चुअल आर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो स्टैंडर्ड आर क्या होता है? स्टैंडर्ड आर होता है 24,000, एक्चुअल आर क्या होता है? 22,000। ठीक है, डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक, तो एफिशिएंसी रेशियो क्या है? स्टैंडर्ड आर पुट कर दीजिए इसमें। इस क्वेश्चन में वैसे बजटेड आर भी दिया है, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है, एफिशिएंसी के लिए यही दोनों की जरूरत है। दोनों क्वेश्चन में दिया है, उठा के पुट करिए, 24,000 डिवाइड बाय 22,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, निकालेंगे 109.09। ठीक है, ऑप्शन में दिया है, हाँ, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, हो गया। ठीक है, लेकिन चलिए इस क्वेश्चन में तो एफिशिएंसी रेशियो दिया है, लेकिन इसी के साथ तीन और रेशियो है जो इंटरकनेक्टेड है। देखिए, इफिशिएंसी रेशियो क्या होता है? इफिशिएंसी रेशियो होता है स्टैंडर्ड आर डिवाइडेड बाय एक्चुअल आर। ठीक है, अगला एक रेशियो होता है दैट इज कैपेसिटी रेशियो। कैपेसिटी रेशियो क्या होता है? यहाँ पे एक्चुअल आर डिनोमिनेटर में है ना, कैपेसिटी रेशियो में उसको न्यूमरेटर में कीजिए। कैपेसिटी रेशियो क्या होता है? एक्चुअल आर डिवाइडेड बाय बजटेड आर। ठीक, अगला क्या होता है? एक्टिविटी रेशियो। अगला क्या है? एक्टिविटी रेशियो। देखिए, तीन टाइप के रेशियो होते हैं, इफिशिएंसी रेशियो, तीनों इंटरकनेक्टेड हैं, इसलिए मैं अभी डिस्कस करी और इनके बीच में रिलेशनशिप भी बहुत पूछा जाता है। इफिशिएंसी रेशियो क्या है? स्टैंडर्ड डिवाइड बाय एक्चुअल। कैपेसिटी क्या है? एक्चुअल डिवाइड बाय बजटेड। और एक्टिविटी रेशियो क्या है? एक्टिविटी रेशियो स्टैंडर्ड आर डिवाइडेड बाय बजटेड आर। ठीक है, तो ये तीनों रेशियो है, बहुत पूछे जाते हैं, और इनके बीच में अगर रिलेशनशिप पूछा जाए तो एक्टिविटी रेशियो क्या होता है? एक्टिविटी रेशियो होता है कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय इफिशिएंसी। ठीक है, एक्टिविटी क्या होती है? कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय इफिशिएंसी। देखिए, कैपेसिटी पहले कैपेसिटी रेशियो क्या है? कैपेसिटी रेशियो है एक्चुअल डिवाइडेड बाय बजटेड, मल्टीप्लाइड बाय इफिशिएंसी रेशियो क्या है? स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाय एक्चुअल। ठीक है, यही है। अब ये एक्चुअल एक्चुअल कट गया, तो यानी स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाय बजटेड। ठीक है, और यही तो होता है स्टैंडर्ड डिवाइड बाय बजटेड एक्टिविटी रेशियो। ठीक, तो इस तरीके से है। तो एक्टिविटी रेशियो क्या होता है? एक्टिविटी रेशियो इज, मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, एक्टिविटी रेशियो क्या है? दिस इज इक्वल्स टू कैपेसिटी रेशियो मल्टीप्लाइड बाय इफिशिएंसी रेशियो। ठीक है, एक्टिविटी रेशियो क्या है? कैपेसिटी रेशियो मल्टीप्लाइड बाय इफिशिएंसी रेशियो डिवाइडेड बाय 100। तो दिस इज द फॉर्मूला। तो इस क्वेश्चन से आपको कुछ 4-5 फॉर्मूले मिल गए, 4 मिल गए फॉर्मूले। ठीक है, एफिशिएंसी रेशियो, कैपेसिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, एक जगह कॉपी में अलग से लिखिएगा, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हमें हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखना है, ये पर्पस है ये क्वेश्चंस कराने का।
ठीक है, इस क्वेश्चन को कराने से आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट, किसी भी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ सकता है, क्या पता यहाँ पे एफिशिएंसी पूछे आपसे, कैपेसिटी पूछे, एक्टिविटी पूछे, तीनों के बीच में रिलेशनशिप पूछे। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन मैं ऐसे वो चुन रही हूँ जिनसे हमें सीखने को काफी कुछ मिले। ठीक, तो इस तरीके से होंगे क्वेश्चन। चलिए फिर आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। अगला लेक्चर होगा हमारा पार्ट 21। तो आई होप मैंने आज जितने क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।